के कांग्रेस विधायक विवेक वेंकट स्वामी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वहीं सिंगरेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा। पेदापल्ली संसदीय क्षेत्र में सिंगरेनी कर्मचारियों की बहुतायत है। वहीं विधायक विवेक वेंकट स्वामी शुरू से ही सिंगरेनी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद सिंगरेनी ने राज्य विधानसभा में संगठन और कर्मचारियों का जिक्र किया है। उन्होंने सिंगरेनी कर्मचारियों की समस्याओं पर बात की है। कर्मचारियों की समस्याओं का राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। उन्होंने राज्य सरकार के इस मामले पर जांच कराने और जनता और सिंगरेनी शार्मी को सच्चाई बताने को कहा है। हैदराबाद आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य निगम जोशी से उनका स्वागत किया है। वह दिल्ली से विशेष विमान से बेगमपेट हवाई अड्डे पे पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए हैदराबाद पहुंची है। राज्यपाल और सीएम ने राष्ट्रपति को शॉल उठाकर और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्री सीतक्का और श्रीधर बाबू, सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी, डीजीपी रवि गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। राष्ट्रपति के लिए पोलारा में स्थित राष्ट्रपति निवास में आवास की व्यवस्था की गई है। वह 23 तारीख को दिल्ली लौटेंगी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का असर ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। इस सिलसिले में ऑटो यूनियनों के यूनियन नेताओं ने परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर से मुलाकात की है। ऑटो चालकों ने मंत्री से अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई। तेलंगाना राज्य ऑटो और टैक्सी चालक संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबंध टीएसपी टीएमएम यूनियनों के तत्वाधान में कई मुद्दों को मंत्री के ध्यान में लाया गया है। इस मौके पे उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने आरटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के मुद्दों पर पुनर्विचार करने और कम से कम बसों की संख्या कम करने और ऑटो चालकों का समर्थन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मंत्री से ओला, उबर और रैपिडो बाइक के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। यूनियनों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि वह जल्दी ऑटो यूनियनों के साथ चर्चा करेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे। पूर्व सीबीआई जेडी वीवी लक्ष्मण नारायण ने सोशल मीडिया पर दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। दूसरों के गुलाम मत बनो वाला उनका ट्वीट ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर चर्चा का विषय अब बन गया है। वहीं लक्ष्मण नारायण ने एक्स ने लोकप्रिय लेखक डॉन का संदेश साझा किया। यदि आपके पास विचार नहीं है तो उन्हें पढ़ें। यदि आपके पास विचार है लेकिन आप उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो उन्हें लिख लें। यदि आपके पास विचार है और उन्हें लागू करने की स्पष्टता है तो रचनात्मक ढंग से कार्य करें और मत करो। लक्ष्मी नारायण ने अपने ट्वीट में कहा है, दूसरों का गुलाम मत बनो। मालूम हो कि लक्ष्मी नारायण वर्ष 2020 में जनसेना पार्टी से बाहर आ गए थे। तेलंगाना कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक संपन्न हो गई है। वहीं गांधी भवन में बैठक की अध्यक्षता तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी ठाकरे ने की है। वहीं पीएसी की बैठक मुख्य रूप से 5 विषयों के एजेंडे पर हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें तेलंगाना राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने पहली बार कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में सत्ता में लाया है और अपना पूरा समर्थन दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एआईसीसी के शीर्ष नेताओं और अभियान में भाग लेने वाले नेताओं पर कांग्रेस पार्टी की सफलता के लिए प्रभारी के रूप में काम करने वाले सभी लोग और साथ ही पीएससी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं सीएम पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और संयोजक शब्बीर अली वी बैठक में हनुमंत राव और अन्य लोग शामिल हुए। हैदराबाद के आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर में आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क शामिल हुए। अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव और लोकेश कुमार यादव ने डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क का स्वागत किया है। अपनी परंपरा के मुताबिक डिप्टी सीएम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया है। वहीं भट्टी विक्रमार्क ने इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सचिवालय में जिम्मेदारी संभाली है। उनके शरीर में प्रवेश करते ही वैदिक विद्वानों ने आशीर्वाद दिया है। वहीं कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने टीएसआरटीसी और परिवहन विभाग से संबंधित 3 फाइलों पर हस्ताक्षर किए। चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए बस पास रियायतों की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए 212.50 करोड़ रुपए जारी करने वाली पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। उसी तिमाही के लिए 162
50 करोड़ रुपए जारी करते हुए एक और फाइल जारी की गई है और तीसरी फाइल पे हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हेड ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल एल राज्य लक्ष्मी को 1 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम दिया गया है। वहीं आरटीसी के एमडी सज्जनार कई मंत्रियों और अधिकारियों ने पूनम को मंत्री पद संभालने पर बधाई दी। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने एल&टी के प्रतिनिधियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कालेश्वरम परियोजना में मेडीगड्डा बैराज कार्यों के संबंध में सचिवालय में एल&टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बात पे अफसोस जताया, सबसे बड़े प्रोजेक्ट में काम इतना खराब और बिना गुणवत्ता के कैसे किया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है, अगर अधिकारी को कोई पत्र देकर ये दिखावा कर हमारी गलती नहीं है तो पर्दा डालने की कोशिश की तो आसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वे किसी को भी नहीं बख्शेंगे जिसने जनता का पैसा बर्बाद किया और परियोजना को ध्वस्त कर दिया है। वहीं मेडीगड्डा परियोजना की घटना पर अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्नाराम बैराज और सुंदेला बैराज का निर्माण करने वाली एजेंसी को भी बुलाकर बात की जानी चाहिए और अगर दोषी बच निकले तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य की सूचना, राजस्व और आवास मंत्री पोंगुलेची श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कर्मचारियों के खिलाफ कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। खम्मम कलेक्टर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा अधिकारियों को न केवल पिछली सरकार के दौरान हुई गलतियों का सुधारने के लिए कहा गया है बल्कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए भी कहा गया है। अधिकारियों को परेशान करने के लिए समीक्षा नहीं की गई है। ये कांग्रेस सरकार है, वहीं मित्रवत सरकार है। जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी की है कि सरकार 6 गारंटी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं बीआरएस सरकार के दौरान हुई परियोजनाओं के निर्माण की सीटिंग जज से जांच कराने जा रहे। वहीं धरने के नाम पर हुई लूट को उजागर कर उन सभी को न्याय दिया जाएगा जिन्होंने पीड़ित किया है। मंत्री कुमठी रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सलाह दी है कि आप सचिवालय की 5वीं मंजिल पे मंत्री के क्वार्टर नंबर 4 के उनके कार्यालय में भी कभी भी आ सकते हैं। इस मौके पे उन्होंने नलगुंडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने गरीबों के आंसू पोंछने के लिए हाथ पैर बांध रखे हैं। वहीं 20 साल एक गिनती है, अब एक गिनती। उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि वे करके दिखाएंगे। विकास का मतलब क्या होता है। उन्होंने नलगुंडा को गिरोहवाद और उपद्रवीवाद से मुक्त कराने का वादा किया है। आने वाले दिनों में इंदिरा अम्मा हर योग्य गरीब व्यक्ति के लिए घर बनाएगी। वहीं जिले की हर सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि बेल शॉप को नष्ट कर दिया जाएगा और गांजाई गैंग का खेल बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि 6 गारंटी 100 दिनों के अंदर लागू हो जाएगी। इस महीने के अंत में 2 और गारंटी लागू की जाएगी। मंत्री श्रीधर बाबू ने बीजेपी नेताओं पर सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए बीआरएस की आलोचना करने पर आरोप लगाया है। मंत्री ने बीआरएस नेताओं के पासपोर्ट जब्त करने की पंडित संजय की टिप्पणियों का जवाब दिया। बीजेपी में कथनी नहीं करनी होती है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है दोनों पार्टियां एक ही है। उन्होंने कहा 2 बार सत्ता पे कब्जा कर चुकी बीआरएस सरकार के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही है। जब मंथनी हैदराबाद से आ रहे थे तो करीमनगर में कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हम 606 गारंटी को क्रियान्वित पूरा कर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वहीं श्रीधर बाबू ने दोहराया कि मेडीगड्डा और अन्नाराम बैराज का निर्माण दोषों की जांच की जाएगी। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने कहा है तेलंगाना में सीपीआई गठबंधन के कारण कांग्रेस सत्ता में आई है। वहीं कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन नहीं होने के कारण अन्य 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है क्योंकि उनसे यहां सभी को शामिल कर लिया था। इस बार वह केरल में 4, तमिलनाडु में 2 और बंगाल में 3 और बस्तर में एमपी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेलंगाना में 1 सांसद और आंध्र प्रदेश में 1 सांसद सीट पर चुनाव लड़ेंगे। केसीआर ने धरनी के नाम पे जितनी धोखाधड़ी की है उससे कई ज्यादा गलतियां आंध्र प्रदेश में जगन ने की है। वहीं लोग जगन मोहन रेड्डी का कड़ा विरोध कर रहे हैं और अगर अच्छा फैसला लिया गया तो इस बार आंध्र प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होना तय है। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार की लापरवाही के कारण तेलंगाना के 7 मंडलों के आंध्र प्रदेश के विलय कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व सांसद बोइनापल्ली विनोद कुमार ने जीवन रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया।
विनोद कुमार ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की है। उन्होंने मांग की कि जीवन रेड्डी के शब्द वापस लिए जाए। उन्होंने बिना समझे कुछ भी न बोलने की सलाह दी है। उन्होंने इस बात पे अधीरता व्यक्त की है, जब 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में विलय किया गया तो बीआरएस नेताओं ने कुछ नहीं बोला। वे उस दिन लोकसभा में जो बोले थे उसका वीडियो जीवन रेड्डी को भेज रहे हैं। उस दिन राज्यसभा में बहुमत रखने वाले कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया कि वे रास्ते में नहीं खड़े थे। अचंपेट के पूर्व विधायक और बीआरएस नेता गुवाला बालाराजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अचंपेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले गुवाला बालाराजू हार गए हैं। हार के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र में आते समय पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस ने विलदांडा में उनकी कार रोकी और उन्हें थाने ले गई है। वहीं परिणाम स्वरूप उनके प्रशासक और बीआरएस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वेलदंडा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने थाने के सामने प्रदर्शन किया है। वे इस बात से क्रोधित थे कि कांग्रेस सरकार उनके नेता को परेशान कर रही थी और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे थाने के सामने तनाव उत्पन्न हो गया। इस महीने की 21 तारीख को दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। वहीं बैठक में मुख्य रूप से 2024 के आम चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों पे चर्चा होने की संभावना है। इस महीने की 19 तारीख को विपक्षी गठबंधन की अखिल भारतीय बैठक होने के 2 दिन बाद कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी बैठक की व्यवस्था की है। वहीं 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बैठक में मुख्य चर्चा सीटों के बंटवारे पर होने की संभावना है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठकों में राहुल गांधी की यात्रा पे चर्चा होगी, जहां आम चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दा होगा। ये यात्रा पद यात्रा सहित हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी इस महीने पे जल्द ही अंतिम फैसला लेगी। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पे भी चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी और 2024 के आम चुनाव की तैयारी करेगी। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि में कुछ धर्मार्थ संगठनों और वृद्धा आश्रमों और अनाथालय को दान करना चाहते हैं। वहीं अच्छा विचार है, वहीं सामाजिक प्राणी के रूप में एक जिम्मेदारी भी है। वहीं उस धन का दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए और दान और अनाथालय को दान देना सबसे पहले ये बातें बेहद जानना जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मनोवैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वारेंट बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी जरूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंत आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें।
उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत अयोग्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिती द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यवसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा
प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है, और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है, और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एक तंत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है, ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं, और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पे सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वही स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं, और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है। हम सहयोग में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। धर्म समाज पार्टी मेडचल जिला संयोजक राजकमल महाराज ने मांग की है कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए नई तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी योजना में संशोधन किया जाना चाहिए। ज्ञापन में मेडचल जिले के शमीरपेट मंडल के संयुक्त कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी को सौंपा गया। तेलंगाना संशोधन कर सफेद राशन कार्ड और गरीब महिला पुरुषों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने मांग की है कि 1 लाख रुपए वेतन वाली महिलाओं को इस योजना से छूट दी जानी चाहिए, ताकि आरटीसी को कुछ नुकसान हो और साथ ही ऑटो चालकों को 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। ये मांग पूरी नहीं होने पे मिर्चल जिला धर्म समाज पार्टी की ओर से बड़े पैमाने पे आंदोलन किए जाने की जानकारी दी गई है। स्पॉट स्टूडेंट की फेडरेशन के तत्वावधान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने मांग की है कि डीएससी में पीईटी पद तत्काल बढ़ाने की मांग की। प्रदेश में शारीरिक शिक्षा पिछड़ रही है, इस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 3 से 4 हजार लोग शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये सभी उचित अवसर के बिना सड़कों पर घूम रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार आने पे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये सरकार भी पहले की तरह ही काम कर रही है। पटन चिरू मंडल पेदा कंजराला गांव के पूर्व एमपीटीसी विरगला ने जगैया गांव में अंतिम संस्कार वाहन दिया है। वहीं विरगला के माता पिता विरैया और पापम्मा ने उनकी याद में मदद की। पेदा कंजराला गांव के गरीब लोगों की सुविधा के लिए 2 लाख की लागत से यह शव यात्रा वाहन दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से आखिरी गाड़ी उपलब्ध करा दी है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व उप सरपंच राम रेड्डी और जोंडा चंद्रैया, एमडी नवाब और बूढ़ीगांव वेंकट रेड्डी और ग्रामीण और अन्य लोग ने भाग लिया। आरटीसी एमडी सज्जनार ने साफ कर दिया है कि अगर आरटीसी बस से नष्ट की गई तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएसआरटीसी बसें लोगों की संपत्ति है, उनकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
सज्जनार ने ट्वीट में पोस्ट किया है, लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली आरटीसी बसों पे हमला करना समाज पे हमला करने जैसा है। फैंडम के नाम पे पागलपन भरी हरकतें करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिग बॉस 7 के फैलाने के दौरान हैदराबाद के कृष्णा नगर स्थित अन्नापूर्वक स्टूडियो के पास रात में कुछ लोगों ने टीएसआरटीसी की बसों पर हमला कर दिया है। वहीं सज्जनार ने बताया कि इस घटना में 6 बसों की खिड़कियां नष्ट हो गई है। वहीं आरटीसी प्रबंधन ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। कराटे चैंपियनशिप के नाम पे कराटे मास्टर के छात्रों के अभिभावकों से लाखों रुपए वसूल कर धोखाधड़ी की है। वहीं पीड़ितों ने सैदाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजू नाइक सैदाबाद के निजी स्कूल में कराटे मास्टर के रूप में काम करता है और छात्रों के प्रशिक्षण देते हैं। वहीं सितंबर में मुंबई के कराटे चैंपियनशिप है और अगर आपके बच्चे इसमें भाग लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति 22,000 रुपए खर्च होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दीजिए तो वह शॉपिंग कर लेंगे और उससे जो बोनस पैसा आएगा वह काफ़ी होंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं बिल का भुगतान कर देंगे। कई अभिभावकों ने अपना क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया और अन्य ने पैसे से। वहीं पीड़ितों की शिकायत है कि महीनों बाद भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया गया। इसके साथ ही वहीं राजू नाइक बिना भागे घूम रहा था, इसलिए उन्होंने सैदाबाद पुलिस से संपर्क किया है। हैदराबाद पुलिस ने वेंकट रमना और रविकांत की शिकायत में मामला दर्ज किया। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर कोई सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ वहाँ ऐसी राय सुनने को मिलती है। दिन में एक पैक लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर दिलचस्प रिपोर्ट लेकर आया है। इस रिपोर्ट का मुख्य एजेंडा ये है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब उस रिपोर्ट में जो कहा गया है वो कोई पैक तो नहीं है। इससे साफ है कि शराब कितनी भी शरीर में जाए सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं WHO ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई शोध प्रमाण नहीं है जो ये कहे वहीं शराब पीना हानिकारक है और दिन में एक पैक ठीक नहीं है। इसमें कहा गया है कि शराब और कुछ नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है और ये विभिन्न प्रकार के कैंसर, लीवर संबंधित समस्याओं और हृदय संबंधित बीमारियों का भी कारण बनता है। वहीं WHO ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ कर दिया है कि दिन में एक पैक लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन शराब से परहेज करना सेहत के लिए फायदेमंद है।